हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के हेल्प से स्लोप वगैरह कैलकुलेट किए थे। उसमें देखे थे कि स्लोप कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब ज़ीरो होता है। तो अगर किसी भी कर्व पे टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा पॉजिटिव होता है। कोई भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो स्लोप 0 होगा, क्योंकि टेन 0 0 होता है। और किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव होता है। बेसिकली स्लोप डिफाइन ही ऐसे होता है कि किसी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप पता करना है तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता करेंगे, और अगर वो एंगल एक्यूट हुआ या कोई भी हुआ उस एंगल का टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा आपको स्लोप देगा। ये अलग बात है कि थीटा अगर एक्यूट हुआ तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर टेंजेंट का थीटा 0 डिग्री एंगल बना रहा है, माने एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप 0 हो जाएगा। और टेंजेंट का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, माने स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में ये भी पढ़े थे कि आप टेंजेंट डालने के बजाय आप सिंपली dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए कर्व का, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट। अपने आप dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपको टेन थीटा देगा या स्लोप देगा। आज उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन चेन रूल से संबंधित है, पहला क्वेश्चन है। पहले कुछ देर क्वेश्चन करेंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे एक फंक्शन दे दिया है आपको कि फंक्शन जो है वह है g ऑफ u इज इक्वल टू यू की पावर 4, और आपसे बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब डिफ्रेंशिएट g ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t डी जी यू बाई डी टी, माने डिफ्रेंशिएट u टू द पावर 4 बाई डी टी, डी यू टू द पावर 4 बाई डी टी। तो यार हमको पता है कि u की पावर 4 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल का एप्लीकेशन करेंगे। डी यू टू द पावर 4 बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी यू बाई डी टी। यू टू द पावर 4 को u के रिस्पेक्ट में तो कर ही सकते हैं, तो पहले u के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और चेन रूल के मुताबिक हम लोग न्यूमरेटर में भी डी यू ले आएंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 इंटू यू की पावर 3 इंटू डी यू बाई डी टी। सो ये एक चीज़ है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप ये चीज़ चेक कर रहा है कि आपको स्लोप का मतलब समझ में आया है या नहीं आया है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, 3 लाइन दिया है ए, बी और सी। ठीक, ए लाइन अगर आप देखिएगा तो ए लाइन वाई एक्सिस के बेहद करीब है, बी लाइन थोड़ा सा कम एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और सी तो पूरा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। आप देखिएगा ए वाला लाइन जो है ये एंगल बना रहा है, बी वाला लाइन हाँ, अगर आप ए वाला लाइन देखिएगा तो ये एंगल बना रहा है। अगर बी वाला लाइन देखिएगा सर तो बी वाला लाइन ये एंगल बना रहा है, और सी वाला लाइन ये एंगल बना रहा है। येलो कलर से जो लिखा हुआ है इसको हम थीटा ए बोल देते हैं, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है उसको हम थीटा बी बोल देते हैं, और सी वाला लाइन जो है उसको हम लोग थीटा सी बोल देते हैं। आपको समझ में आएगा कि पहली बात तो थीटा सी जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। दूसरी बात, ए और बी में बी का स्लोप कम होगा और ए का स्लोप ज़्यादा होगा। तो पहला बात कि स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, और स्लोप ऑफ सी इज़ नेगेटिव, स्लोप ऑफ सी इज़ नेगेटिव। तो स्लोप ऑफ सी नेगेटिव इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गया। इसमें स्लोप ऑफ सी नेगेटिव है, लेकिन दिक्कत ये है कि बी का स्लोप 3 दे दिया है और ए का स्लोप 2 दे दिया है, जबकि आपको दिख रहा है कि बी का स्लोप कम है और ए का स्लोप ज़्यादा है। स्लोप कब ज़्यादा, जितना ज़्यादा ढलान उतना ज़्यादा स्लोप, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल उतना ज़्यादा टेन थीटा। तो ए वाला ज़्यादा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री तक में, तो स्लोप जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ए का स्लोप ज़्यादा है डी ऑप्शन में बी से, और सी का स्लोप नेगेटिव है। तो करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। इसमें यही पहचानने के लिए बोला था कि
इसमें से कौन कौन सा ग्राफ का स्लोप नीचे में से फॉलोइंग ऑप्शन में से कोई हो सकता है। अब जरा ये देखिएगा, बोल रहा है कि एक ग्राफ दे दिया है आपको इस तरीके का, ठीक है। आपसे कह रहा है अरेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट पॉइंट ए बी एंड सी इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर द ग्राफ शोन। माने जो भी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कुछ ग्राफ है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, सबसे कम स्लोप किसका है। तो यार अगर स्लोप का बात होता है तो स्लोप कैसे पता करते हैं हम लोग, स्लोप पता करते हैं टेंजेंट डाल के। जैसे ए पे अगर आप टेंजेंट डालिएगा तो ये एंगल बनाएगा थीटा ए, ठीक है। और अगर बी पे टेंजेंट डालिएगा सर, तो बी पे टेंजेंट जो है ये एंगल बनाएगा, दैट विल बी थीटा बी, है ना। तो स्लोप ऑफ ए जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्लोप ऑफ बी, क्योंकि जिसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल 0 से 90 डिग्री में, उसका टेन थीटा ज़्यादा, उसका स्लोप ज़्यादा। तो ए वाले का स्लोप ज़्यादा, बी वाले का स्लोप कम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेन थीटा का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो धीरे धीरे घटता ही चला जाएगा। हम तो बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि जब तुम ऊपर चढ़ोगे तो शुरू में ढलान ज़्यादा होगा और बाद में ढलान कम होगा, तो शुरुआत वाला स्लोप ज़्यादा होगा, बाद वाला स्लोप कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए थीटा ए सबसे ज़्यादा स्लोप होगा ए का, फिर बी का और फिर सी का। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये वाला स्लोप ज़्यादा है क्योंकि एंगल ज़्यादा होगा, ये वाला स्लोप रिलेटिवली कम है क्योंकि ये एंगल कम होगा। जितना ज़्यादा एंगल टेन थीटा उतना ज़्यादा, स्लोप उतना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन फिर वही है कि आपको ए बी सी तीन ग्राफ दिए हैं, बताना है कि किसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो आप तीनों जगह पे टेंजेंट डाल के देख लीजिए। यहाँ पे एक टेंजेंट डालिए, यहाँ पे एक टेंजेंट डालिए और यहाँ पे एक टेंजेंट डालिए। तो जहाँ पे टेंजेंट का ढलान ज़्यादा वहाँ पे स्लोप ज़्यादा, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ढलान सी में होगा। वैसे अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा एंगल थीटा सी होगा, फिर एंगल थीटा बी होगा और फिर एंगल थीटा ए होगा। याद रखिएगा 0 से 90 डिग्री में जिस टेंजेंट का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा, उसका स्लोप भी ज़्यादा, क्योंकि टेन थीटा ज़्यादा। टेन 0 0 होता है, टेन 90 इनफाइनाइट होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री में टेन थीटा बढ़ता है। तो अगर किसी टेंजेंट का एंगल 0 से 90 डिग्री तक लगातार बढ़ता गया तो स्लोप भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टेंजेंट का सबसे ज़्यादा स्लोप है सी पे, फिर बी पे, फिर ए पे। सबसे कम स्लोप है ए पे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्योंकि ए का स्लोप सबसे कम, सी का स्लोप सबसे ज़्यादा। अगली बात एक हम नेगेटिव स्लोप के बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए आपको कुछ चीज़ याद रखना चाहिए। टेन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, टेन 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, टेन 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, और टेन 90 डिग्री जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक, क्लियर है। और तो दैट मीन्स अगर थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता है लगातार, तो स्लोप जो होगा वो स्लोप 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात है 90 डिग्री से ऊपर में क्या होगा। मान लीजिए अगर हम टेंजेंट 2-3 लाइन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए 2 लाइन है, एक लाइन है ये और एक लाइन है ये। होता क्या है कि जो पहला लाइन है और जो दूसरा लाइन है, पहला लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल को हम लोग θ1 बोल देते हैं, और दूसरा लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल को हम लोग θ2 बोल देते हैं। ठीक, आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा वो होता है माइनस tan थीटा। ठीक, तो बेसिकली आप tan θ1 और tan θ2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। tan θ2 का वैल्यू नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप
tan 180 डिग्री लिखिएगा तो tan 180 डिग्री होगा माइनस ऑफ tan 0 डिग्री, क्योंकि tan 180 माइनस 0 0 होता है, तो tan 180 डिग्री 0 हो जाएगा। लेकिन tan अगर 135 डिग्री लिखिएगा आप तो वो हो जाएगा tan 180 माइनस 45, दैट इज माइनस ऑफ tan 45, दैट इज माइनस ऑफ 1। सिमिलरली अगर आप tan 120 डिग्री लिखिएगा तो tan 120 डिग्री हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ √3। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे आप 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ आते जाइएगा वैसे वैसे tan थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। यहाँ पे tan थीटा का मैग्नीट्यूड 0 है, यहाँ पे tan थीटा का मैग्नीट्यूड 1 है और यहाँ पे tan थीटा का मैग्नीट्यूड √3 है। तो अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में माने लाइन अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाने में जैसे जैसे एंगल 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ आएगा वैसे वैसे स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ लाइन 2 है, स्लोप ऑफ 2 उसका मैग्नीट्यूड और स्लोप ऑफ 1 उसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंपेयर करें तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? 1 का। देसी भाषा में तो वैसे भी समझ में आ रहा हो कि 1 का ढलान ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ है कि 2 और 1 दोनों का स्लोप नेगेटिव है, दोनों का स्लोप नेगेटिव है। किसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? 1 के स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे स्लोप का मैग्नीट्यूड 0 से 1, 1 से √3 मैग्नीट्यूड √3 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा आप, मतलब आगे से, कि अगर हम आपको ऐसा दे दें 3 लाइन आपको दे दे या 3 से ज़्यादा भी लाइन दे सकते हैं, ये एक लाइन दे दिए, ये दूसरा लाइन दे दिए और ये तीसरा लाइन दे दिए, ठीक, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 3 के स्लोप का मैग्नीट्यूड, लाइन नंबर 2 के स्लोप का मैग्नीट्यूड, लाइन नंबर 1 के स्लोप का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करें तो थर्ड लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन सेकंड लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन फर्स्ट लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड। है तो सब नेगेटिव ही ये, लेकिन नेगेटिव में ज़्यादा बड़ा नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा होगा, और ये नेगेटिव में छोटा नेगेटिव है, माने हो सकता है ये माइनस √3 के बराबर हो जाए और हो सकता है ये -1/√3 के बराबर हो जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव स्लोप आएगा तो 90 डिग्री के जितना नज़दीक होगा ढलान उतना ज़्यादा होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। स्लोप का एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा पिछला सवाल का बात करें सर, कि पिछला सवाल में ये ए है, ये बी है और ये सी है, आपसे पूछेगा कि किस जगह पे स्लोप का मैग्नीट्यूड, अरेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, किस जगह पे स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और किस जगह पे स्लोप का मैग्नीट्यूड कम है। ये चीज़ अगर हम आपसे पूछे तो देखिएगा यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट, जैसे जैसे हम सी से ए की तरफ जा रहे हैं ढलान बढ़ता जा रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ता चला जाएगा। 180 डिग्री से ये 180 डिग्री के ज़्यादा करीब है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कम, और ये 90 डिग्री के ज़्यादा करीब है, 180 डिग्री से दूर है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा। क्लियर है क्या? बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स वाले बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब उनको ये पता होता है कि 0 से 90 डिग्री में tan थीटा बढ़ता है और फिर 90 डिग्री के बाद -∞ से घट के 0 तक आता है। बट फिर भी अगर हम इसमें आपसे पूछें कि कहाँ पे ढलान ज़्यादा है या स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा कि ए का स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, फिर बी के स्लोप का मैग्नीट्यूड उससे भी कम है और सी पे स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर इज बी। जैसे ये हम आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ ए बी सी में किसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसमें तो सारे लाइन जो होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे होंगे। सी वाला लाइन का भी टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, बी पे भी टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा और ए पे भी टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। लेकिन कहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा? सी पे स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा और बी ए पे स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा।
अगर आप टेन थीटा का मैग्नीट्यूड देखिएगा तो जैसे अगर इस एंगल को हम टेन थीटा ए बोल लें और इसको थीटा बी बोल लें और इसको थीटा सी बोल लें, तो आपको टेन थीटा सी भी नेगेटिव मिलेगा, टेन थीटा बी भी नेगेटिव मिलेगा, टेन थीटा ए भी नेगेटिव मिलेगा, लेकिन टेन थीटा सी ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा। तो अगर टेन थीटा सी का मैग्नीट्यूड ले लें, टेन थीटा बी का मैग्नीट्यूड ले लें और टेन थीटा ए का मैग्नीट्यूड ले लें, तो पता चलेगा कि टेन थीटा सी का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, टेन थीटा बी का मैग्नीट्यूड उससे कम है और टेन थीटा ए का मैग्नीट्यूड सबसे कम है। हम सिंपली पूछेंगे कि भाई बताओ तो कहाँ पे ढलान ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे सर सी पे ढलान ज़्यादा है, बी पे कम है, ए पे सबसे कम है, तो इसीलिए सी पे सबसे ज़्यादा स्लोप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वैसे आप जब ट्रिग्नोमेट्री से पता कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि चूँकि थीटा ए जो है वो 180 डिग्री के ज़्यादा करीब है तो इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होगा, थीटा बी उससे थोड़ा दूर है 180 डिग्री से तो इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा, थीटा सी 180 डिग्री से अच्छा खासा दूर है तो इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। मैं सिंपली कह रहा हूँ थीटा 0 से अगर 90 डिग्री तक बढ़े तो स्लोप बढ़ता है, स्लोप बढ़ता है, और थीटा अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाए तो स्लोप का मैग्नीट्यूड घटता है। तो आप अपने देख लीजिए कि यहाँ पर आप सी पे थीटा 90 डिग्री के ज़्यादा करीब है और ए पे थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा दूर है, 180 के ज़्यादा करीब है। तो 180 के जितना करीब होगा स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना कम होगा, 90 के जितना करीब होगा स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। दैट ओके? सो इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप हो जाएगा सी का, है ना, और फिर बी का, फिर सबसे कम ए का। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब अगर हम इसमें बात करें तो ए पे टेंजेंट का स्लोप और सी पे टेंजेंट का स्लोप, दोनों पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, दोनों पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप जो होगा वो 0 हो जाएगा, और बी पे टेंजेंट का स्लोप जो होगा कुछ फाइनाइट होगा। तो ए और सी दोनों पे टेंजेंट का स्लोप बराबर है जो कि 0 के बराबर है, और बी पे टेंजेंट का स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अगला स्लोप एट पॉइंट ए फॉर ग्राफ शोन बिलो। ए पॉइंट पे स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप पूछ रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स दैट इज 2x, और x का वैल्यू 3 रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहाँ पर, x इक्वल टू 3, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। जैसे ये कर्व दिया है y इक्वल टू रूट एक्स और बोला है कि p पे स्लोप बताओ, माने p पे टेंजेंट खींच करके और tan थीटा बताओ। तो वैसे तो बता नहीं सकते, हम सिंपली क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और x का वैल्यू 4 यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 रूट 4 दैट इज 1/4। इज दैट ओके? तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, जैसे ये एक सवाल है, इसमें कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिए हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ डिपिक्टिंग करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिए, अब बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। तो यार वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, माने ds बाई dt होता है। तो बेसिकली स्लोप ऑफ एसटी कर्व gives v, स्लोप ऑफ एसटी कर्व गिव्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे एसटी कर्व का स्लोप क्या है, यहाँ से यहाँ तक एसटी कर्व का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक स्लोप ऑफ एसटी कर्व क्या है, 0 है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप हो गया पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव,
यहाँ पे स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए कुछ दूर तक, फिर जीरो और फिर नेगेटिव। तो इस वाले ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वेलोसिटी कुछ देर तक पॉजिटिव है, फिर जीरो है और फिर नेगेटिव है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। जैसे फिर से दिया है पोजीशन टाइम कर्व और बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ डिपिक्टिंग करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर्व। तो हमको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है ds/dt, माने स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो है स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा इस वाले रीजन में, और इस वाले रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन शुरुआत में पॉजिटिव और बाद में वेलोसिटी नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, अगर मान लीजिए इस वाले पार्ट में देखें तो इस वाले पार्ट में यहाँ पर स्लोप कैसा होगा, यहाँ पर स्लोप है नेगेटिव, और इस वाले पोर्शन में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो इस वाले पोर्शन में स्लोप नेगेटिव है तो एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव, इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव है, शुरुआत में पॉजिटिव बाद में नेगेटिव है तो गलत हो गया। शुरुआत में नेगेटिव होना चाहिए बाद में पॉजिटिव। शुरुआत में स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, बाद में स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन बिलो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ डिपिक्टिंग करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे दिया और पूछा कि बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें से कौन है। ठीक, तो यार सबसे पहले बात कि जो भी हमको पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है उसमें हम स्लोप देखेंगे कि कैसे वेरी कर रहा है। स्लोप जैसे वेरी कर रहा हो वेलोसिटी भी वैसे वेरी करना चाहिए। तो क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस टी कर्व का स्लोप ds/dt। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो शुरुआत में स्लोप कितना है, जीरो है। फिर जब हम टेंजेंट डालेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेंजेंट का tan थीटा का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो टेंजेंट का tan थीटा का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है क्या, तो शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है, टेंजेंट का स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। फिर टेंजेंट का स्लोप थोड़ा सा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी थोड़ा पॉजिटिव हुआ। फिर टेंजेंट का स्लोप थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ज़्यादा स्लोप हो गया तो वेलोसिटी थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली वेलोसिटी जीरो से बढ़ते रहना चाहिए, जीरो से पॉजिटिव, थोड़ा और पॉजिटिव, थोड़ा और पॉजिटिव। इसमें देखोगे तो पॉजिटिव से जीरो की तरफ जा रहा है तो ये नहीं होगा। इसमें स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो शुरुआती स्लोप ही नेगेटिव है तो भी नहीं होगा। शुरुआती स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो शुरुआती वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए। उसके बाद स्लोप धीरे धीरे बढ़ना चाहिए तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है क्या, इन सब में अगर देखिएगा तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी का वैल्यू, शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है ही नहीं, जबकि शुरुआत में स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इसमें शुरुआती वेलोसिटी जीरो है लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ते जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव होते जा रहा है, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव होते जा रहा है तो ये नहीं होगा। इसमें तो शुरुआती वेलोसिटी ही नेगेटिव है जबकि शुरुआती वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ जी सर, क्या होता है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, सिंपल सा बात है कि अगर मैं आपको ऐसा बता दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए ऐसा है, कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा है। ठीक, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आप यहां पर देखिएगा
यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालिएगा तो टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है वहाँ पर क्या होता है कि x को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। देखिए ये है x, कोई x नॉट है। अब यहाँ से x को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। x को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पहला बात ये याद रखना है कि इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। Function is increasing. Function is increasing means x increases and y also increases. ठीक, स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, x increases then y also increases. फिर कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जहां पर आपको दिखेगा स्लोप नेगेटिव, जैसे कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट डालिएगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक्स के बढ़ने से, जैसे यहाँ से एक्स को थोड़ा, ये है ना एक्स नॉट, यहाँ से थोड़ा सा एक्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो वाई का वैल्यू भी बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। वाई का वैल्यू थोड़ा सा घट गया ना, अरे हाँ है ना। तो जहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ स्लोप इज नेगेटिव देन एट दैट पॉइंट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग मीन्स एक्स के बढ़ने से एक्स इंक्रीजेज देन वाई डिक्रीज। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जैसे ही हम x को थोड़ा सा आगे लेके गए तो y का वैल्यू थोड़ा सा पहले से कम हो गया। तो स्लोप पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। प्रश्न उठता है स्लोप जीरो पे। आप देखिएगा तो स्लोप यहाँ पर जीरो है और स्लोप यहाँ पर जीरो है और स्लोप यहाँ पर भी जीरो है। ठीक है, जहाँ पर स्लोप जीरो है वहाँ पर देखिएगा या तो फंक्शन अपना मुड़ रहा होगा तो अपना मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा। यहाँ वाला y देखिए अपने अगल बगल के y से सबसे ज़्यादा है, या यहाँ भी dy बाई डी एक्स जीरो है। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो है, इस जगह पे तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था, इस जगह पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था और इस जगह पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव था। यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स जीरो है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो क्यों है, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। जहाँ जहाँ स्लोप जीरो है वहाँ वहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। या तो यहाँ देखिएगा या यहाँ देखिएगा, या फिर यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट है, या तो फंक्शन कांस्टेंट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो मतलब वहाँ पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि वहाँ का y अपने आजू बाजू के y से सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ वाला y और यहाँ वाला y, दोनों y से ये वाला y ज़्यादा है ना, y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक, और या फिर जहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो है वहाँ फंक्शन या तो मैक्सिमा है या फंक्शन मिनिमा है। मिनिमा भी देख सकते हो, जैसे अगर आप देखिएगा सर तो यहाँ पर फंक्शन का मिनिमा है, क्योंकि यहाँ वाला y कोऑर्डिनेट जो है अगल बगल वाले y कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा कम है। तो जिस जगह पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो वहाँ पे फंक्शन का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक, तो आगे इस सारे बात का निचोड़, ये दोनों पॉइंट तो आप लिख ही लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है। हम अगला बात जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि एट मैक्सिमा dy by dx is 0 and at minima dy by dx is also 0। मैक्सिमा पे भी dy by dx 0 है और मिनिमा पे भी dy by dx 0 है, ये बात तो है ही। ठीक है, जैसे कि अगर मैं
इस तरीके का कोई ग्राफ बना दूं जिसमें y का वेरिएशन x के साथ बता रहा है, तो ये जो बिंदु है x इक्वल टू x1, यहाँ पे फंक्शन का क्या है, मैक्सिमा है। यहाँ पे फंक्शन का क्या है, मैक्सिमा है। और अगर यहाँ पर x बराबर x2 कर देंगे तो यहाँ पे फंक्शन का क्या है, मिनिमा है। ठीक है, दोनों जगह पे स्लोप देखिएगा टेंजेंट का, तो आपको टेंजेंट का स्लोप क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। इज दैट ओके? तो आगे से ध्यान रखना है कि एट मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा dy by dx इज 0। एट मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा dy by dx इज 0। एक बात हम आपको रटवा रहे हैं, आपका dy by dx 0 होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन का या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा पक्का पक्का मैक्सिमा है कि मिनिमा है। जैसे एट मैक्सिमा dy by dx तो 0 हो गया, लेकिन एट मिनिमा पे भी dy by dx 0 हो गया ना। तो मैक्सिमा का कुछ यूनिक पहचान होना चाहिए, जहाँ पे फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है, वहाँ पे क्या पहचान होता है कि dy by dx तो 0 होता ही है, d2y by dx स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव होता है। एट मैक्सिमा dy by dx 0 भी होता है और d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव भी होता है। सिमिलरली मिनिमा जहाँ होता है वहाँ पे dy by dx 0 होता है, लेकिन d2y by dx स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। d2y by dx स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा दोनों पे dy by dx 0 होगा, लेकिन d2y by dx स्क्वायर मैक्सिमा पे नेगेटिव हो जाएगा और मिनिमा पे पॉजिटिव होगा। ये हम आपको रटवा रहे हैं, अभी हम आपको समझाएंगे भी। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। इफ नोट में इफ dy by dx equal to 0 and d2y by dx square is neither positive nor negative, that is also 0, then at that point there is neither maxima nor minima, जहाँ पे d2y by dx स्क्वायर 0 हो जाए। अगर d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, dy by dx पहला तो 0 हो गया, dy by dx 0 होने के बाद d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव, मतलब वहाँ मैक्सिमा। dy by dx 0, d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव, दैट मीन्स मिनिमा। dy by dx 0 एंड d2y by dx स्क्वायर भी 0, देन एट दैट पॉइंट नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर, समझिएगा मेरी बात। d2y by dx स्क्वायर जो है ये है बेसिकली dy by dx का एक बार और डिफरेंशिएशन, dy by dx का एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx इज कॉल्ड d2y by dx स्क्वायर। y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, हम आपसे ऐसा कहें कि ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 1 x1, और ये है पॉइंट नंबर 2 दैट इज x2, और ये है पॉइंट नंबर 3 दैट इज x3, तो x इक्वल टू x1 पे dy by dx क्या है, 0 है। x इक्वल टू x2 पे भी dy by dx क्या है, 0 है, और x इक्वल टू x3 पे भी dy by dx क्या है, 0 है। लेकिन इन तीनों में एक पॉइंट मैक्सिमा है, एक पॉइंट मिनिमा है, और एक पॉइंट ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। x इक्वल टू x1 मैक्सिमा है, क्योंकि x इक्वल टू x1 पे अगल बगल के सारे y से y का वैल्यू ज़्यादा है। x इक्वल टू x2 मिनिमा है, क्योंकि x इक्वल टू x2 के अगल बगल में जितने भी y हैं उन सारे y में सबसे मिनिमम y x इक्वल टू x2 वाले का ही है, तो ये मिनिमा है। और x इक्वल टू x3 वाला ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, क्योंकि अगल बगल के सारे x पे y का वैल्यू इस y से ना तो ज़्यादा है ना तो कम है। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा, अगर हम x इक्वल टू x1 से जस्ट पहले स्लोप देखें, dy by dx देखें, तो दैट dy by dx इज पॉजिटिव। यहाँ पे dy by dx इज 0,
और इस जगह पे dy बाई डी एक्स देखेंगे तो नेगेटिव, यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x इक्वल टू x1 के आसपास dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। आप x इक्वल टू x1 के आसपास नेचर देखिएगा, dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। मतलब x इक्वल टू x1 के आसपास dy बाई डी एक्स लगातार घटता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स के का रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव अराउंड x इक्वल टू x1। x इक्वल टू x1 के आसपास dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव, क्योंकि dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो था, फिर नेगेटिव हो गया। मतलब dy बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स का भी रेट ऑफ चेंज वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। किसके आसपास, x इक्वल टू x1 के आसपास। इसीलिए कहा जाता है कि एट मैक्सिमा dy बाई डी एक्स तो जीरो होता ही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर आप x इक्वल टू x2 के आसपास देखिएगा, पहली बात तो x इक्वल टू x2 पे dy बाई डी एक्स तो जीरो है, स्लोप तो जीरो है, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन इससे पहले अगर स्लोप देखिएगा तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और ये टेंजेंट यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि x2 के आसपास देखिएगा तो पहले dy बाई डी एक्स नेगेटिव था, फिर dy बाई डी एक्स जीरो हुआ, और फिर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया। सो dy बाई डी एक्स लगातार बढ़ते जा रहा है अराउंड x2। सो dy बाई डी एक्स लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। तो हम कहाँ, x इक्वल टू x2 पे। तो जहां पर मिनिमा होगा, जिस जगह पे मिनिमा होगा, उसका पहचान ये होगा कि dy बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही होगा, dy बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही होगा। एट द सेम टाइम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी जीरो है, और बगल में भी dy बाई डी एक्स जीरो है, उसके बगल में भी dy बाई डी एक्स जीरो है। मतलब dy बाई डी एक्स बदल ही नहीं रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज जीरो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज जीरो, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज जीरो। तो जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो हो और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो हो, वहां पर ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। इज दैट ओके? तो अब कहानी का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि एट मैक्सिमा dy बाई डी एक्स जीरो, एट द सेम टाइम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, और एट मिनिमा dy बाई डी एक्स जीरो और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक, ये बात अब पूरे डिस्कशन का निचोड़ यही है। जैसे एक सवाल है, आपको दे दिया एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पूछ रहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल और लोकल मिनिमा और करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी। तो पहली बात हमको ये पता करना है कि फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमा है या कहाँ पे मिनिमा है, और अगर कहीं मैक्सिमा या मिनिमा है तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है क्या। तो सबसे पहला बात हम ये करेंगे कि dy बाई डी एक्स पता करेंगे। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, देखेंगे dy बाई डी एक्स कहाँ जीरो है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पे है,
तो 2x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, मैंने x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब हम फिर क्या चेक करेंगे, अब हमको ये पता चल गया कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इस dy बाई डी एक्स को भी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू आया, और वो कांस्टेंट कैसा आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। तो हम पीछे से मिलान करेंगे, जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब वो चीज़ क्या है, मिनिमा है, मतलब वो चीज़ क्या है, मिनिमा है ना। तो बोलेंगे ये कि फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मिनिमम एट x इक्वल टू 0 एंड y मिनिमम कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे मिनिमम है तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इसमें, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल से समझते हैं। जैसे एक फंक्शन दे दिया है आपको y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। पूछ रहा है कि बताओ कहाँ कहाँ फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ कहाँ मिनिमम है। तो पहली तो पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ कहाँ मिनिमम है, और फिर ये भी पूछ रहा है कि करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बताओ। तो मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, वो पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स पता करेंगे। dy बाई डी एक्स पता करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना जानते होगे तो इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 42x और इसका हो जाएगा 36। ठीक है। अब हमको dy बाई डी एक्स पता कर लिए, अब हम लोग एक बार पता कर लेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मैंने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एक बार और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा माइनस 42। ठीक, अब फिर हमको क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि dy बाई डी एक्स 0 कहाँ कहाँ है। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे मतलब 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर को 6 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक, तो x के क्या क्या वैल्यू आए, x का वैल्यू आया 1 और x का वैल्यू आया 6। x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 6 पे या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये हम समझ गए कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हो सकता है मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, x इक्वल टू 6 पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक, अब हमको देखना है कि इसमें से ये पक्का पक्का मैक्सिमम है कि मिनिमम है। वो पता करने के लिए क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और x इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। तो सुनिएगा मेरी बात, हम लोग क्या करते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पता कर लेते हैं कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पे। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 12 गुणा 1 माइनस 42, ये हो जाएगा माइनस 30। तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है ना। तो अगर dy बाई डी एक्स 0 है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन वहां पे मैक्सिमम है, मतलब x इक्वल टू 1 जो हो गया वो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है। सिमिलरली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसमें हम x इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं, ये वाला 6, तो 6 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 42, 72 माइनस 42, तो दैट इज 30। तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब dy बाई डी एक्स 0 और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। देख लो पुराना चीज देख लो, dy बाई डी एक्स 0 एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पॉइंट आया है x इक्वल टू 6, ये वाला चीज जो हो जाएगा वो मिनिमा वाला पॉइंट हो गया, मतलब x इक्वल टू 6 पे फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। अब
कितना मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा और मिनिमम का वैल्यू कितना होगा वो पता करने के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर x इक्वल टू 1 डाल देंगे तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा, और अगर x इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा, और वो भी लोकल कहलाता है। अब लोकल ग्लोबल का डिस्कशन हम लोग मैथ्स में करते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा आएगा x इक्वल टू 1 पे, और इस फंक्शन का लोकल मिनिमा आ जाएगा x इक्वल टू 6 पे। लोकल मैक्सिमा जहाँ आएगा वो पॉइंट है x इक्वल टू 1, कितना आएगा वो पता होगा जब x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे। ऑब्वियसली पुट करने पे कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 6 पे लोकल मिनिमा आएगा, कितना मिनिमम वैल्यू आएगा वो वैल्यू पता करने के लिए इसमें x इक्वल टू 6 पुट करना होगा। इज दैट ओके? करके पता कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये था मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये एक फिर सवाल दे दिया है। y इक्वल टू आपको दिया है माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x² माइनस 5, और बोल रहा है कि कहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है ये बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता कर लेंगे dy बाई dx। सबसे पहले क्या पता कर लेंगे, dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा इसका, माइनस 3x² प्लस 24x, है ना। और फिर पता कर लेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, माने dy बाई dx का ही डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा माइनस 6x प्लस 24। अब अगला काम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि dy बाई dx जीरो कहाँ कहाँ हुआ है। तो dy बाई dx जीरो कहाँ कहाँ हुआ है ये पता करने के लिए हम लोग माइनस 3x² प्लस 24x को जीरो कर देंगे। तो जब जीरो कर देंगे तो माइनस 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8, दैट इज 0। तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0 और x का वैल्यू हो जाएगा 8। तो कहने का तात्पर्य ये है कि x के वैल्यू x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमा होगा, x इक्वल टू 8 पे फंक्शन का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। क्लियर? अब हमको ये नहीं पता है कि x इक्वल टू 0 पे पक्का पक्का मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये भी नहीं पता है कि x इक्वल टू 8 पे पक्का पक्का मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम x इक्वल टू 0 वाला वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, d2y बाई dx स्क्वायर में। d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। तो d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 इज माइनस 6 इंटू 0 प्लस 24, दैट इज 24, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमको पता है कि dy बाई dx जहाँ 0 है और d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन वहां पे मिनिमा बना रहा है, फंक्शन वहां पे मिनिमा बना रहा है। तो ये जो होगा वो किसका पोजीशन होगा, मिनिमा का, ठीक। सिमिलरली अगर हम d2y बाई dx स्क्वायर पता कर लेंगे x इक्वल टू 8 पे, तो x इक्वल टू 8 पे पता करेंगे तो माइनस 6 गुना 8 प्लस 24, ये हो जाएगा माइनस 24। तो x इक्वल टू 8 पे d2y बाई dx स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव होगा, d2y बाई dx स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब x तुमको पता है कि अगर dy बाई dx 0 है, एट द सेम टाइम d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव हो, तो वो किसका पोजीशन होगा, वो मैक्सिमा का पोजीशन होगा। तो x इक्वल टू 8 जो होगा वो मैक्सिमा का पोजीशन होगा। इज दैट ओके? तो x इक्वल टू 0 पे मिनिमा, x इक्वल टू 8 पे मैक्सिमा। हाँ, x इक्वल टू 0 पे मिनिमा है, लेकिन कितना है मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ऑब्वियसली वो -5 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू हो गया -5। और x इक्वल टू 8 रख देंगे जब, तो हमको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा, और वो भी कौन सा मैक्सिमम, लोकल और ग्लोबल का फर्क हम नहीं बताएंगे, बाकी सर लोग बताएंगे, मैथ्स वाले सर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है जो कि पिछले क्लास से संबंधित है, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट x इक्वल टू 2। तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, dy बाई dx। तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स बाई dx। तो पहला डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर और दूसरा 1, तो dy बाई dx हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1। तो dy बाई dx हमको पता करना है, कहाँ पे पता करना है, एट x इक्वल टू 2।
तो x इक्वल टू 2 कितना होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, सो ये वैल्यू हो जाएगा 11, ठीक। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 इज 11, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 11। इसमें हम लोगों को स्लोप पता करना है x इक्वल टू 0 पे, तो इसमें अगर हम dy बाई डी एक्स पता करते हैं तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो क्या डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, पहले वाले का 4x और दूसरे वाले का 3x, ठीक है। अब हमको कहाँ पे पता करना है, स्लोप एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स जो है, जो आया है उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 3 cos 0 हो जाएगा, दैट इज 3। तो इस कर्व का स्लोप एट x इक्वल टू 0 विल बी 3, ठीक। मैक्सिमम मिनिमम का कुछ सवाल जो होता है वो लैंग्वेज टाइप भी आता है, जैसे कि मैं अगला सवाल आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये एक सवाल है, कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। माने सवाल पढ़ लीजिए पहले, कह रहा है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16, मतलब 2 नंबर हैं, उस दोनों का सम कितना है 16। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, सम ऑफ नंबर क्या हो गया 16, और सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। अच्छा, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम जो हो वो मिनिमम हो, तो पहली बात दोनों नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, एक का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों के सम को हम लोग s मान लेते हैं। सवाल वाला कह रहा है कि 2 नंबर है, दोनों का सम 16 है, तो ऑब्वियसली एक x है तो दूसरा 16 माइनस एक्स है, और दूसरा दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम है, दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो मिनिमम है, माने एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और इन दोनों के स्क्वायर का सम मिनिमम है, मतलब s जो है वो मिनिमम है। s मिनिमम है मतलब उस s का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, तो s यहाँ पे है x का फंक्शन, तो s को अगर मिनिमम चाहिए तो ds बाई डी एक्स शुड बी 0, तो ds बाई डी एक्स 0 कर लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले वाले का 2x और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -1। पहले वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 2 इंटू 16 माइनस एक्स और अंदर वाले 16 माइनस एक्स का -1। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 2x माइनस 2 इंटू 16 माइनस एक्स, और इच्छा क्या है कि ds बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर, 0 के बराबर कर देते हैं हम लोग, है ना। 0 के बराबर करेंगे तभी ना मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, तो 0 के बराबर कर दिए, तो ये वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 32, या 4x बराबर 32, या x बराबर 8। तो x बराबर अगर 8 हो गया तो दूसरा नंबर जो 16 माइनस एक्स है वो कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, दैट इज 8। सो 2 नंबर है, एक का वैल्यू है 8 और दूसरा का वैल्यू भी है 16 माइनस 8, दैट इज ऑल्सो 8। तो दोनों नंबर तो हमको पता चल गया, अब इन दोनों का स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम होगा, जैसा कि सवाल वाला एक्सपेक्ट कर रहा था कि सॉरी 2 positive numbers whose sum is 16 and sum of whose square is minimum।
तो वो दोनों पॉजिटिव नंबर कौन कौन हो गया, एक हो गया हमारा 8 और दूसरा भी हो गया 8। क्यों हम लोग ये आंसर पे कैसे पहुंचे, हम लोग एक नंबर को मान लिए x, दूसरे को मान लिए 16 - x और दोनों का स्क्वायर ले लिए, दोनों के स्क्वायर के सम को s मान लिए और अगर सम को हमको मिनिमम करना था तो ds/dx 0 कर दिए। ds/dx 0 करने से x का वैल्यू आ गया 8, मतलब पहला नंबर हो गया 8 और दूसरा नंबर 16 - 8, मतलब दूसरा नंबर भी हो जाएगा 8। लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन ऐसा आया, कह रहा फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल of area 96 centimeter square whose perimeter is least, also find perimeter of the rectangle। सुनिएगा मेरी बात, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो एक साइड लेंथ होगा अगर L, दूसरा साइड लेंथ होगा B, लेकिन एरिया कितना बोल रहा है 96, मतलब L इंटू B कितना होना चाहिए 96, मतलब B का वैल्यू क्या हो जाएगा 96/L, 96/L। तो एक साइड, फर्स्ट साइड कितना हो गया, फर्स्ट साइड हो गया L और सेकंड साइड कितना हो गया 96/L, सेकंड साइड हो गया 96/L। और उसके बाद फिर हुज पेरीमीटर इज लीस्ट, तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर P, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। पेरीमीटर को P लिख दिए और B की जगह पे कितना लिख दिए 96/L, B की जगह पे लिख दिया 96/L। तो पेरीमीटर का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ L² प्लस 96/L, ये हो गया पेरीमीटर। और हमको क्या पता करना है, पेरीमीटर जो है उसको हमको कम से कम रखना है, पेरीमीटर को मिनिमम रखना है। तो पेरीमीटर को अगर मिनिमम रखना है मतलब हमको क्या करना होगा, dp/dl को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, है ना। चलिए भाई साहब dp/dl निकाला जाए, dp/dl क्या हो जाएगा जी, टू टाइम्स ऑफ v du/dx dl² प्लस 96/dl माइनस u L² प्लस 96 इंटू dl/dl डिवाइडेड बाई v²। और इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो इसको 0 के बराबर अगर करेंगे तो क्या क्या चीज़ आ जाएगा, 2/L² तो राइट साइड में जाकर के 0 हो ही जाएगा, नहीं ये 2 और L² तो 0 हो जाएगा। पहले इस यहाँ पर क्या आ जाएगा L इंटू इस वाले का डिफ्रेंशिएशन 2L और माइनस L² प्लस 96 इंटू dl/dl कितना 1, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू हो गया 2L² माइनस L² माइनस 96 बराबर 0। सो L² इज इक्वल टू 96, L का वैल्यू कितना हो गया √96, L का वैल्यू सॉरी इज इक्वल टू √96, दैट इज 4√6। तो पहला साइड लेंथ का पहला साइड लेंथ आ गया कितना 4√6 और दूसरा साइड लेंथ कितना है 96/L, तो दूसरा साइड लेंथ हो जाएगा 96/L, मतलब 96/√96 माने दूसरा भी हो जाएगा √96। तो वो रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर एरिया 96 हो और पेरीमीटर कम से कम हो उसका साइड लेंथ हो जाएगा √96 और √96, माने वो एक तरह का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इसको बंद किया जाए। आज का कहानी हम एक मिनट रुकिएगा, आज का कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।